नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वो हम शुरू कर रहे हैं फतेहपुर से। फतेहपुर सीकरी का वो इलाका जिस जगह पर एजुकेशन का हब माना जाता है, वहाँ पर एक सनसनीखेज खुलासा आज से करीब 6 साल पहले नवंबर 2018 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसके आसपास के लोगों ने चर्चा की थी। वो एक मिस्ट्री बन गई थी कि आखिर वो क्या हुआ है। उसी पर हम बात करते हैं। आसास गांव की एक झाड़ियों में वहाँ पर एक शव मिला था और वो शव प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके अंदर साफ हो गया कि एक युवक की हत्या की गई है और मामला कहीं नहीं पहुँचा, आरोपी कहीं नहीं पकड़ा। लेकिन कानून की फाइलें हमेशा चलती रहती है, वो कभी नहीं भूलते। पदों का कभी बदलाव नहीं होता, पद पर बैठने वाले व्यक्तियों का बदलाव होता रहता है, तो फाइलें नहीं ओपन होती जाती है। एक दिन का समय था। अचानक 8 सितंबर 2019 देहरादून उत्तराखंड की पुलिस की कई गाड़ियां फतेहपुर सदर थाने में पहुंची। अब अचानक कई गाड़ियां आएगी तो थाने वाले सोचेंगे भी क्यों आई है, लेकिन पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस है, और अचानक से बिना कोई सूचना के इतनी गाड़ियां आना क्या कहलाती है। 10 माह पहले मिले शव शिनाख्त उत्तराखंड के रायपुर के रहने वाले अजय वर्मा के रूप में हो गई थी। माफ़ कीजिएगा, 10 साल नहीं, 10 माह का समय लगा था। 2018 की बात थी। 2018 में जो युवक गुम हुआ था, 10 महीने बाद भी पुलिस उसकी कोई खोज नहीं कर पाई। शिनाख्त अजय वर्मा के रूप में हुई और उसकी हत्या ममेरे भाई अशोक ने करवाई थी। यहाँ से मामला चला गया। केस में सब के चौंकाने वाली बात ये थी कि देहरादून पुलिस को सितंबर 2019 में एक महिला के मर्डर के मामले में अजय की तलाश थी। पुलिस हैरान थी कि वो शख्स कैसे मर्डर कर सकता है जिसकी खुद 10 महीने पहले हत्या हो गई थी। जिसकी शिनाख्त अजय वर्मा की हुई, जो फतेहपुर की आसास गांव की झाड़ियों में मिला, वो अजय वर्मा था। अब अजय वर्मा 10 महीने पहले मर चुका था और उसकी फतेहपुर थाने में रिपोर्ट थी। फतेहपुर थाने की पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी कि अजय वर्मा को किसने मारा है। इधर अजय वर्मा पर यह आरोप था कि अजय वर्मा ने अपने ममेरे भाई की पत्नी की हत्या की है और कैसे हत्या कर सकता है जबकि उसका मरे हुए 10 महीने हो गए और इधर उसको मारे हुए 9 महीने का समय हो चुका है। ये बड़ी अजीब बात थी। साल 2008 में, अब कहानी पर आते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। साल 2008 में अशोक है, वो बीटेक की पूरी पढ़ाई कर चुका था। देहरादून आया और वहाँ ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से अशोक की मुलाकात हो जाती है और जैसे ही अशोक की उस लड़की से मुलाकात होती है तो दोनों पास आते हैं, क्लोज आते हैं और क्लोज आने के बाद में दोनों एक दूसरे का फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लग जाते हैं। बातों ही बातों में उन्हें प्यार हो जाता है और प्यार होते होते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों मिलकर के 2014 में अशोक और कामना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज दोनों के परिवारों की सहमति से हुआ, दोनों के परिवार मिले और उसके बाद में दोनों के परिवारों की सहमति से अशोक और कामना ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद कामना ब्यूटी पार्लर में व्यस्त रहने लगी और अशोक अपने ट्रांसपोर्ट का काम करता रहता। शादी के 1 साल बाद कामना ने 1 साल की बच्ची को 1 साल बाद में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और कामना शादी से पहले अलग काम करती थी, शादी के बाद में ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी। कुछ साल दोनों के बीच में अच्छा चला, कोई समस्या नहीं थी, कोई इशू नहीं था। दोनों बच्ची के साथ बहुत अच्छे से प्यार से हंस खेल रहे थे। फिर अचानक अशोक को कामना पर शक होने लगा, उसके चरित्र पर, उसके अफेयर का लेकर के उसके साथ मारपीट होने लगी, उसके साथ बातें होने लगी। अक्सर झगड़े हुआ करते थे, रहते साथ में, लेकिन कभी दोनों के दिल नहीं मिले। काफ़ी समय दोनों के बीच में मनमुटाव रहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो एक पति और पत्नी के बीच में होनी चाहिए। दूरियां कम नहीं हुई। अशोक के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि कामना के मर्डर की साजिश को रचने लगा। अशोक ने अपनी स्क्रिप्ट में सबसे पहले अपनी बुआ के बेटे अजय को विलेन बनाया।
कि अभी स्क्रिप्ट लिख रहा है अजय। अजय को नशे की लत के कारण परिवार वालों ने बेदखल कर दिया था। अगर अजय कहीं बाहर रहता, ये वही अजय है जिसकी फतेहपुर में बॉडी मिली थी। अगर अजय बाहर रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई गंदा काम करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजय पर 2014 में एक मर्डर का आरोप भी था। 2015 से वह जेल में छूट करके आया था। तो बस सीधी सी बात है कि अजय एक विलेन का किरदार निभा रहा था और यही अशोक चाहता था। अशोक उसके मिलने के लिए उसके घर गया। अजय देहरादून में अशोक के साथ काम करने लगा और उसके ही घर में रहने लगा। कामना ने बहुत बार रोका कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी रोक टोक काम नहीं आई और अजय लगातार उसके घर आता रहा। अब रिटायर्ड जो फौजी होते हैं उस प्रकार का एक स्वभाव बन चुका था। स्वभाव बनते बनते एक जैसे डिसिप्लिन होता है, क्योंकि एक फौजी पूरे डिसिप्लिन के साथ रहता है, तो अशोक पूरे माइंड में पूरी किलर की रिपोर्टें पढ़ने लगा, क्राइम सीन देखने लगा, अखबार पढ़ने लगा, न्यूज़ देखने लगा, क्राइम के जहाँ पर क्राइम होते थे। अशोक ने यहाँ पर अपने 2 मित्र का सहारा लिया। दोनों मित्रों को बुलाया और दोनों मित्रों को बुला करके बोला कि हमें इस प्रकार से काम करना है और मेरी बीवी है, उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है और हमें इसको ठिकाने लगाना है। और अजय पर पहले ही आरोप है, 2015 से वो जेल से छूट के आया है। घर वाले कोई ध्यान देते नहीं हैं, तो सब बातें अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप अगर मेरे मित्र हैं तो उम्मीद है कि आप मेरा इसमें साथ जरूर देंगे। दोनों मित्र राजी हो जाते हैं। अब दोनों मित्र की मुलाकात अजय से अशोक करवाता है और कहता है कि राजस्थान में एक ऐसी जॉब है जहां तुम जा सकते हो और वहां पर अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अजय इस बात से इनकार करता है कि मैं राजस्थान में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ उत्तराखंड देहरादून में ही मस्त हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, राजस्थान में अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा नाम हो जाएगा, अच्छे पैसे हो जाएंगे, तो तुम वहाँ जाके शिफ्ट हो जाओ, अच्छी बात है, और मैंने तुम्हारे लिए सब बातें हैं जो कर ली है। अब अजय उनकी बातों में आ जाता है और 2 दोस्त अशोक और अजय चारों गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। रवाना होते ही कुछ दूर चलने के बाद में जैसे ही राजस्थान का बॉर्डर आता है, उसके बाद में अजय को मार दिया जाता है। अजय को पहले बुरी तरह से पीटा जाता है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है और फतेहपुर के नज़दीक गांव में झाड़ियों के बीच में वो शव को पटक करके वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को कोई पता नहीं चलता। 10 महीने का समय हो चुका है, अब कोई बात समझ नहीं रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को फाइलें बंद करने की नौबत तक आ गई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फाइलें कभी बंद नहीं होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति नया पद पर आता है तो वो उस फाइल को रीओपन करता है तो वो वापस केस खुल जाता है, या उसको कोई दबाव से केस खुलवाए तो भी वो केस खुल जाता है। ये सारी बातें ठीक थी, सब आ गए थे, सब एकदम मामला वेरी वेल सेटल चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। 1 महीने बाद में अजय वर्मा की हत्या करने के 1 महीने बाद में अब प्लान साजिश रची जाती है और एक हथियार लाया जाता है और अशोक अपनी पत्नी कामना को सिर के अंदर गोली मार देता है। पत्नी की हत्या हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और ये खबर देहरादून में उस दिन न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर छपी थी कि एक दंपति परिवार में गोली लगाई गई है और बहुत बुरा हुआ है। हर न्यूज़पेपर्स ने यह कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कानून का किसी में खौफ नहीं है। लेकिन ये किसको पता था कि उसके पति ने ही ऐसा सब किया है। जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चला, पूछताछ की गई, तब अजय ने बताया, अशोक ने बताया कि मैं पानी लेने के लिए किचन में गया हुआ था। पीछे से मेरा भाई है जो बुआ का लड़का है अजय वर्मा, वो मेरे सामने आया, मेरे पास आया और जैसे ही उसने कामना के सर में गोली मारी तो मैं उसको भगाने के लिए वहाँ आया, उसको बचाने के लिए वहाँ आया। उसने मुझ पे भी एक राउंड फायर किया, लेकिन मेरे पैर को छू करके वो गोली निकल गई और निशान भी था। तो पुलिस को मानना पड़ा कि सब बातें ठीक है, लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ तो पुलिस ने अशोक की कॉल डिटेल निकाली गई। अशोक की जब कॉल डिटेल निकाली गई तब पता चला कि 2 इसके मित्र थे। वो मित्र पहले रोज़ बात किया करते थे, रोज़ करीबन तीनों की आपस में 3 से 4 बार बात हो जाया करती थी। लेकिन जब से कामना को अजय ने मारा है तब से उनके बीच में कोई बात नहीं हुई है और घर में बैठने के लिए भी नहीं आया है। अगर उनकी
मित्र की अगर पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है तो वो घर तक नहीं आए, इस बात से पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ और उन दोनों को डिटेन किया, उन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया जाता है और उनको राउंड अप किया जाता है, रिमांड पर लिया जाता है। तो वो सच्चाई उगल देते हैं कि जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, हमने ही अशोक ने ही अपनी पत्नी को मारा है और ये सारा का सारा ठीक रहा है, वो उस पर डाल दिया गया है। अब अशोक को गिरफ्तार किया जाता है। जब अशोक को गिरफ्तार करते हैं तो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब बोलते हैं कि मुझे मेरी पत्नी पर शक था, कामना का बैंक मैनेजर से अफेयर था, हमने 60-70 लाख का लोन लिया हुआ था, तो इस कामकाज से वो घर आता रहता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कामना को कई बार रोका लेकिन उसने उसको घर आने से मना नहीं किया और इसलिए मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था कि मैं उसके बाद में क्राइम फिल्में देखने लगा, क्राइम के सीन पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर्स में क्राइम की खबरें पढ़ने लगा और तब से मेरे मन में आया कि मैं अपनी पत्नी को मार दूं क्योंकि इसका बैंक मैनेजर से अफेयर चल रहा है। इसके बाद में ये अभी मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सज़ा भी हो गई है परंतु अंतिम निर्णय तक अभी तक सज़ा का प्रावधान नहीं पहुंचा है। तो ये सीकर के फतेहपुर की ऐसी कहानी जो आपने सुनी होगी, एक शव मिला था और उस शव का जाकर के कहाँ कनेक्शन हुआ, किस तरीके से कनेक्शन हुआ, तो सभी दंग रह गए जब ये लोगों को पता चला। तो क्राइम कभी कहीं भी हो सकता है, सतर्क रहें, होशियार रहें। रब्बा खैर, शबा खैर, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।